सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वॉइस वीडियो क्लियर, जल्दी से कंफर्म करो। अभी अभी जस्ट मैं आ रहा हूँ ऑफलाइन क्लास लेके। तो मैंने आप लोगों से बोला ही था कि थोड़ा 4-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाएगा, और आप लोग पेशेंटली वेट कर रहे थे। मैं चैट बॉक्स में देख भी रहा था, तो काफ़ी प्रेरणा मुझे मिली आप लोगों का पेशेंस देख के। तो थोड़ा सा मेरा भी पेशेंस लेवल अप ही हो जाएगा। ठीक है। चलो परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। अभी तक का जो डिस्कशन हो रखा है, उस डिस्कशन में बताइए ज़रा आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है। मैट्रिसेस में जितना डिस्कशन हम लोगों ने किया, पहली चीज़ तो डिटरमिनेंट अपना सॉर्टेड होना चाहिए। डिटरमिनेंट से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों ने ट्राई कर लिए होंगे, और 99% क्वेश्चंस आप लोगों ने लगा भी लिए होंगे, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब से हम लोगों ने मैट्रिसेस स्टार्ट करी है, तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस हम लोगों ने पढ़े, उनको भी आपने अच्छी तरीके से रिवाइज कर लिया होगा। साथ के साथ सभी लोग पैरेलली जो डीपीपी सेशंस हैं उनको भी अटेंड करते हुए चल रहे होंगे, क्योंकि कुछ एडिशनल कंसेप्ट हम लोग वहां पर भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, चलो बताओ क्या हाल चाल है, क्या किया कल आप लोगों ने, पढ़ाई लिखाई करी? ठीक है, परफेक्ट। चलो तो आज का एक बार एजेंडा सेट करते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है, और फटाफट सभी को बुला लो, सभी लोग आ जाओ यार। ठीक है, मॉड्यूल 1 में ऐसा रिस्पांस दो कि मॉड्यूल 2 में दुगनी एनर्जी से आप लोगों को पढ़ा सकूं। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे कौन सी ड्रग चाहिए, मेरा क्या एडिक्शन है, वो यार आपको देना पड़ेगा, तभी मैं आगे चल पाऊंगा। ठीक है, चलो परफेक्ट। तो हम लोगों ने आज का एजेंडा हम डिस्कस करना चाहते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडजॉइंट के बारे में डिस्कशन किया था। एडजॉइंट के हम लोगों ने मैट्रिक्स रिलेटेड एंड डिटरमिनेंट रिलेटेड प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, है ना। मैंने बोला था कि एडजॉइंट से रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं, हम उनको भी डिस्कस करना चाहते हैं, बट वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम लोगों ने हमें सिमेट्रिक मैट्रिसेस, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस और ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के बारे में आज हमको जरूर चर्चा करनी चाहिए, और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे बात करनी चाहिए। ठीक है, आज के इस डिस्कशन के बाद कल वाला जो टॉपिक स्टार्ट होगा, वो टॉपिक होगा भाई साहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा रैंक की कैलकुलेशन। ठीक है, रैंक की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, क्या उसके पीछे का लॉजिक होता है, सब कुछ हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, और रैंक पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है। ठीक है, शुरू करें फिर आज का सेशन। रेडी एवरीवन? बोलो, सभी लोग रेडी हैं? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, लेक्चर नंबर 5। ये है आज का टॉपिक, मैट्रिसेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज का थर्ड लेक्चर और आखिरी लेक्चर आज डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज विशाल सोनी। आई हैव क्लियर्ड ESC एग्जामिनेशन 2 टाइम्स। 2014 में मेरी 98 रैंक थी, ठीक है, और अच्छी रैंक आ सकती थी, बट इंटरव्यू में निपटा दिया था। तो बाद में मैंने उसको 2015 में सही कर लिया, 25 रैंक के साथ। बहुत सारे PSUs क्वालिफाई किए मैंने विद इंटरव्यू। 9+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है। मेंटोर्ड मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। वन ऑफ द हाईएस्ट वॉच्ड एजुकेटर ऑन एन अकेडमी प्लस। आप लोग देखते हो, इस वजह से व्यूज बढ़ जाते हैं, तो इसमें आपका भी बहुत बड़ा क्रेडिट होता है। आई होप आप लोगों को इससे सफलता भी मिलती होगी। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अंडर 100 में रैंक अचीव करी हुई। डिस्कशन तो हम लोगों ने एडजॉइंट के बारे में देखो यार चर्चा कर रखी थी। ठीक है, एडजॉइंट के बारे में हमने ये सीख रखा था कि कभी भी एडजॉइंट ऑफ ए की प्रॉपर्टी लिखनी हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स कर लेना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम आगे बढ़ने से पहले एडजॉइंट की जो प्रॉपर्टीज थी उनको भी देखें। उसके अलावा जो मैं एडिशनल प्रॉपर्टीज बताना चाहता हूं उन प्रॉपर्टीज को भी हम लोग सीख लें। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं ना कुछ प्रॉपर्टीज की यहाँ पर बात करता हूँ। मैं खुद लिखता हूँ। मैं चाहूंगा कि यार रफ कॉपी पे भी आप लोग भी लिख लो मेरे साथ साथ, सो दैट आपकी भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, ये देखो प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग ऐसा कर लेते हैं, या फिर ऐसा लिखते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स रिलेटेड के बाद नंबरिंग डालना शुरू करते हैं। मैट्रिक्स रिलेटेड, क्योंकि आज कुछ और प्रॉपर्टीज आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, वो आपको याद होनी चाहिए। फिर एक आधा क्वेश्चन भी आपको करवाते हैं एक्स्ट्रा, थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा उसमें आपका। मैट्रिक्स रिलेटेड प्रॉपर्टी में सबसे पहली चीज़ तो यही कि एडजॉइंट ऑफ ए आपका किसके बराबर हो जाता है हमेशा, ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स। ठीक है, सेकेंड हम लोगों ने देखा था कि अगर हम इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दें तो भी ये हमें एक
डिटर्मिनेंट ही मिलता था, सॉरी मैट्रिक्स ही मिलता था, ए इंटू ए इनवर्स मिलके आई हो जाया करता था। तीसरा हम लोगों ने देखा था कि अगर हम कभी भी एडजॉइंट ऑफ, आज के ना जो डीपीपी सेशन होगा उसमें इसको प्रूफ भी करेंगे, ठीक है, जितने भी इसके प्रूफ हैं वो आज के डीपीपी सेशन में आपको बताएंगे भी। तो ये हो जाएगा ए की पावर n माइनस टू आई। बताओ याद है ये तीनों प्रॉपर्टीज आप सभी लोगों को मैट्रिक्स से रिलेटेड? हाँ या ना में जल्दी से जवाब दो यार, सबका जवाब आना चाहिए। तो मैट्रिक्स रिलेटेड में ये तीन प्रॉपर्टीज हम सभी लोगों को याद होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात किसी को होनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलो अब डिटर्मिनेंट रिलेटेड की बात कर लेते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट रिलेटेड। इसके अलावा और भी नई प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, तो वो नई प्रॉपर्टीज़ पे आज हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। मैं तो ऐसा मान के चलता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टीज़ मैं लिख रहा हूँ ये आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा अच्छे से, है ना, और काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अपने डीपीपी सेशन में करे भी थे। तो यहाँ पर अगर कोई हमसे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पूछता है तो हम बोल देते हैं कि इट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन। अगर हमसे कोई एडजॉइंट ऑफ ए इसका डिटर्मिनेंट पूछता है तो हम बोल देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। अगर हमसे कोई एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में जानना चाहता है तो हम बोल देते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ n माइनस वन का होल क्यूब। बोलिए हाँ या ना, करेक्ट है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बोलो यार। कौन सी प्रॉपर्टी में बोल रहा हूँ, कौन सी करेक्ट करनी? थर्ड प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा यहाँ पे मैंने आई लिख दिया गलती से, इसको सही कर लो यार। अब ठीक है, बिल्कुल सही बात है, वो आपका थर्ड हो जाना चाहिए। डन है? यस, इट शुड हैव बीन ए, यहाँ पे गलती से मैंने आई लिख दिया था, इसको आप ए कर लीजिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करवा दूं आपको, एक क्वेश्चन करवा दूं, फिर उसके बाद और कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। आइए एक सवाल करवाते हैं, ठीक है, अच्छा सवाल है, सोच समझ के आप सभी लोग आंसर देना। कुछ क्वेश्चंस मैंने लास्ट क्लास में भी करवाए थे, कुछ आपको आज की क्लास में भी करवा देता हूँ। क्वेश्चन में दे रखा है एक मैट्रिक्स पी दे रखा है, ठीक है, एक मैट्रिक्स पी यहाँ पर मेंशन कर रखा है। पी के क्या क्या एलिमेंट्स है वो मैं आपको बताता हूँ, 1 अल्फा 3, 1 3 3 एंड आई थिंक 2 4 4, ठीक है, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ दे रखा है, करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि P इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो कोई मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट जब इन लोगों ने कैलकुलेट करा तो उनको ये P वाली मैट्रिक्स मिल गई। इतना क्वेश्चन सबको अच्छे से समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना। आप बोलो कि हाँ सर इतना तो समझ में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है पहला पॉइंट, ए इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। वो तो ऑब्वियस ही है, यहां से भी पता चल रहा है कि अगर इसका एडजॉइंट 3 क्रॉस 3 है तो ए भी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स होगा। सेकेंड बोल रखा है कि जो ए का डिटर्मिनेंट है दिस इज इक्वल टू 4। आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट अल्फा, ठीक है। समय लीजिए 2 मिनट का और सोचिए, दिमाग के थोड़े घोड़े दौड़ाइए, सोचिए क्या यहाँ पर किया जा सकता है। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ही है, बस हर एक क्वेश्चन में आपको चीज़ें थोड़ी सी इंटरलिंक करनी पड़ेंगी। ये एक मैट्रिक्स दिया है, बोल रहा है ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट है, यानी कि आप इसको एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते थे। उसने डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 दे रखा है। अल्फा कैलकुलेट करने के लिए आपको इनकरेज कर रहा है, निकालो अल्फा। देखो आंसर गलत आएगा चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे एफर्ट ऑनेस्ट चाहिए कि आप सोच रहे हो, मेहनत कर रहे हो, थोड़ा लड़ रहे हो क्वेश्चन से। लड़ाई झगड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन से, ठीक है। क्या करना है, सारी प्रॉपर्टीज पता है, सब कुछ मैंने बता रखा है। अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती कि आप इसको कैसे परसीव करते हो, क्या लगा पाते हो, यहाँ पे लॉजिक लगाना है, ठीक है। ऋतिक बोल रहे हैं सर 5 आ जाना चाहिए आंसर। किसी और प्राणी का कोई और आंसर? 0 आ जा रहा है। हाँ, खून खराबा वाली नौबत आ जाए तो यार और भी अच्छी, मतलब इतने पैशनेट होकर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो यार अच्छी बात है। गौरव कुमार झा जी का कहना है कि सर इसका आंसर 5 आ जाना चाहिए। 1 16
5, 11 आ जाना चाहिए इसका आंसर, 5 आ जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। और किसी का? 2 मिनट का टाइमर चल रहा है भाई, 30 सेकंड और बचा हुआ है, ठीक है। 30 सेकंड में निपटा पाओ तो निपटा दो इस क्वेश्चन को। 5 5 5 5 5 ही आ रहा है, 16 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 5, 3 नहीं होगा। ये कैसा आंसर है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कितना आंसर आएगा, आप बोल रहे हो 3 नहीं होगा, ये क्या बात हुई यार। 5 5। ऋतिक आपने पहले बोला था 5 है, आप बोल रहे हो 5 नहीं है। चलो 2 मिनट का टाइम भी इसी के साथ खत्म होता है। देखिए मैं क्या समझता हूँ इस क्वेश्चन में, आप बताइए। अब देखो, आप फोकस यहाँ पर रखो, ठीक है। आप फोकस स्क्रीन पे रखो भाई साहब, स्क्रीन पे डिस्कस करते हैं क्या होने वाला, ओके। देखिए क्वेश्चन में बेसिकली उसने हमें दे रखा था कि जो ये आपका मैट्रिक्स पी है, दिस इज बेसिकली एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा उसने मेंशन कर रखा था, है ना। साथ के साथ उसने डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा था। तो अगर मैं चाहता तो क्या मैं ऐसा लिख सकता था कि जो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट है, दिस विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इसकी पावर n-1, लिख सकते हैं ऐसा। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब ये p हो गया, यानी कि मैं ऐसा लिख सकता था कि जो p का डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स होने की वजह से हम n को अगर 3 मान लें तो कोई बुराई है नहीं, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ p यहाँ से मुझे मिलना चाहिए था 4 का स्क्वायर मतलब 16। यानी कि एक सिंपल से क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया कि आप इस p का डिटर्मिनेंट निकालिए और उसको 16 के बराबर पुट कर दीजिए। मुझे बताइए इतना कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने सोचा था? बाकी आंसर में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, कुछ और हुआ है, वो एडजस्टेबल है, वो हम बाद में करेक्ट कर सकते हैं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि हम ये थॉट प्रोसेस बिल्डअप कर पाएं, बाकी इसके बाद कैलकुलेशन वो हम देख लेंगे, वो गलत सही होती रहेगी। ये सोचना बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ये मैट्रिक्स पी था, इसको एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होना था। हमें बहुत क्लियरली पता है कि भाई एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हमेशा हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, तो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए के फॉर्म में डिफाइन किया, ये क्वेश्चन आ गया, है ना। ठीक है, आइए अब जरा डिटर्मिनेंट ऑफ पी निकालने की कोशिश करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ पी निकालने के लिए 1 अल्फा 3, हाँ देखो कैलकुलेशन मिस्टेक ये सब तो हम कर लेंगे सही, ठीक है, अभी काफ़ी टाइम है, बट सोचने का नज़रिया अगर हमारा सही सही बिल्डअप हो रहा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। अल्फ़ा 3 4, है ना, ये हम डिटर्मिनेंट ऑफ पी निकालने के फिराक में है यहाँ पे। चलो बताओ क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले ये 12, 6 अल्फ़ा 12, ठीक है, तो ये बचेगा 24 प्लस 6 अल्फ़ा माइनस, ये तो सारे नीचे वाले थे, ठीक है ना। अब ऊपर की तरफ चलो चलते हैं, ऊपर की तरफ जाओगे तो ये 18 12 4 अल्फ़ा, यानी कि 30 प्लस 4 अल्फ़ा, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 16 मेंशन कर रखी थी। सॉल्व करते हैं, ये बचेगा 2 अल्फ़ा माइनस 6 इज इक्वल टू 16। 2 अल्फ़ा बराबर आया 22, यानी कि अल्फ़ा बराबर यहाँ से मिल जाना चाहिए था शुभ नंबर 11, ठीक है। तो 5 कैसे आ रहा था भाई, क्या बात कर रहे हो यार, इतने सारे लोग 5 इसका आंसर निकाल रहे हो, क्या गड़बड़ किया था? इसको 4 के बराबर रख दिया था क्या? ये जो 16 था आप लोगों ने इसको गलती से 4 के बराबर रख दिया था क्या? मेरे ख्याल से यही मिस्टेक आपने करा होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालने के बाद डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर नहीं किया होगा, आई होप, है ना। आप लोगों ने शायद गलती से 4 रखा होगा तो 10/2 5 कर दिया होगा, करेक्ट। तो ये छोटी छोटी बातों पे थोड़ा ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखने की कोशिश करिए, ठीक। कोई बात नहीं, एक सवाल और करें। चलो ठीक है, एक बार गलती माफ होती है, ठीक है, एक बार आप गलती कर लिए, आपसे आपको माफी मिल जाएगी। एक सवाल मैं आपको और करवाता हूं, करोगे? चलो आ जाओ, इस बार गलती मत करना, ठीक है, इस बार गलती मत करना। आपको आपको आपकी वाली की कसम, और वाली को वालियों की कसम, और जो बिल्कुल ही सिंगल है उनको खुद की कसम। तो अब देख लो भाई कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है कि ये सवाल तो अब गलत नहीं हो सकता, समझ गए ना। बहुत सारी चीज़ें दाव पे लगा दी मैंने आपके लिए। चलो देखो, क्वेश्चन में दे रखा है उसने P इज इक्वल टू, चलो P की जगह पे Q कर देता हूँ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये पूरा आपका फ्यूचर डिसाइड कर देगा। 1 अल्फ़ा 3, 1 अल्फ़ा 3, ठीक है, 1 3 3 2 4 4, 1 3 3 2 4 4। क्वेश्चन में बोल रहा है दिस इज adjoint of A and first A is 3 cross 3 matrix and determinant of A is 5. Calculate अल्फा। चलो बताओ। हाँ, तो जितने भी लोग सिंगल है भाई उनको खुद की कसम है, तो अब देख लो क्या करना है। जितने लोग सिंगल वाले नहीं हैं उनको उनके वालियों की कसम दे दी गई है, तो वो लोग और ज़्यादा जिम्मेदारी से सवाल को करेंगे। चलिए निकालो भाई, जल्दी निकालो। ए बोल रहा है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 दे रखा है, अल्फा निकालने को बोल रहा है, और बोल रहा है ये जो क्यू आप देख रहे हो ना, ये असल में क्यू नहीं है, ये एडजॉइंट ऑफ ए है, ठीक है ना। यार इसका आंसर गलत मत करना भाई, मेरी कसम मत खाओ यार। अक्टूबर में किसी ने एक ने मेरी कसम खा ली थी, तो उसके बाद मैं निपट गया था 1-2 महीने के लिए, ठीक है। फिर बोलोगे सर मैथ्स की क्लास रेगुलर नहीं होती है, मैथ्स की क्लास में तो ब्रेक हो जाता है, तो मेरी कसम थोड़ा सोच समझ के आप खाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, 131, 315, 625। यार आप लोगों से ये उम्मीद तो नहीं है यार, है ना। मुझे काफ़ी उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग काफ़ी अच्छे आंसर्स निकाल के दोगे, बट ये उम्मीद तो नहीं थी, ठीक है। 315.5, 631/2, 128, पक्का। चलो आ जाओ आ जाओ भाई साहब, देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए था। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बेसिकली उसने मेंशन किया है ये जो आपका P है, दिस P इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ A, ये उसने मेंशन किया था, ठीक है। तो मैं दोनों साइड का डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A n-1 का होल स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ऑफ P अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था बिल्कुल सिमिलर वे में, और डिटर्मिनेंट ऑफ Q कहाँ गया, 2 अल्फा माइनस 6, 2 अल्फा माइनस 6, ठीक है। तो ये तो मिल गया 2 अल्फा माइनस 6, ये हो गया 5, इसको आप कर लीजिए 3-1 का स्क्वायर। 3-1 का स्क्वायर का मतलब 5 की पावर कितना हो गया, 4, 5 की पावर 4 का मतलब हो गया 625, तो ये मिलेगा आपको 625। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी 631/2, ठीक है। तो जितने भी लोगों ने 315 आंसर कैलकुलेट किया था उनका आंसर बिल्कुल ठीक था, ठीक है। कर लेंगे अब इस टाइप के मॉडल पे क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिकली प्रॉपर्टी याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार एक ही चीज कहने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी याद करने से ज्यादा प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन करने पे फोकस करो, कि अगर इस टाइप का सवाल आ जाता है तो हम कैसे रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने देखो, एक प्राणी बोल भी रहा है कि सर मैंने अपनी वाली को बचा लिया, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ठीक है। भगवान आपकी जोड़ी सलामत रखे। परफेक्ट। तो अब देखो एक कसम देने पे 99% लोगों ने सही सही आंसर निकाल दिया, तो अब यार यही कसम हर बार खा लो ना क्वेश्चन लगाने से पहले, पता नहीं कहाँ भटके रहते हो। चलो आगे बढ़े, भूल जाते हो, ठीक है। एक स्टूडेंट तो बोल रहा है कि सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कौन सी वाली की कसम खाऊं, उसी में कंफ्यूज रह गया, इस वजह से मैं क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट नहीं कर पाया, क्योंकि सर भगवान की दया से मेरे पास एक से ज़्यादा है, बहुवचन में चल रहा हूँ इस समय में, तो भाई आपका कुछ नहीं हो सकता, समझे। तो आप बस बैठो और एंजॉय करो लाइफ, आपका कुछ होने से रहा। चलो कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ आपको बता दूं यहाँ पे, ठीक है। जानना चाहोगे कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़, यही प्रॉपर्टीज़ देखो क्रैश कोर्सेज वगैरह में नहीं डिस्कस होती हैं, ठीक है।
तो फुल कोर्सेज का फ़ायदा यही कि यहाँ पे सब कुछ डिस्कस हो जाता है। अब एग्जामिनर कहाँ से पूछ लेगा कुछ कह नहीं सकते, तो हम लोग एडिशनल प्रॉपर्टीज़ भी आपको कुछ बता देते हैं एडजॉइंट से रिलेटेड। ओके, ये लीजिए सबसे पहली प्रॉपर्टी। अच्छा, ये एडिशनल प्रॉपर्टीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हाल फिलहाल के लिए, ठीक है। हाल फिलहाल में जैसा गेट का पेपर बन रहा है उसके बेसिस पे ये एडिशनल प्रॉपर्टीज़ आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो, इसमें क्या बोल रहा है। सपोज आपने एडजॉइंट निकाला और इसका ट्रांसपोज ले लिया, इट इज़ एज गुड एज कि आप ट्रांसपोज का एडजॉइंट ले लीजिए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे एडजॉइंट निकालने के बाद ट्रांसपोज लीजिए या ट्रांसपोज निकाल के एडजॉइंट निकालिए, हमेशा ये आंसर बराबर आता है। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, मेरी फेवरेट प्रॉपर्टी है ये, एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। ऐसा ब्रैकेट में लिखता हूँ ए बी, ठीक है। तो हमने क्या किया, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उसका एडजॉइंट लिया। तो ये बोल रहा है कि आप ऐसा भी कर सकते थे कि पहले आप बी का एडजॉइंट ले लेते, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देते ए के एडजॉइंट से, उल्टा कर देना है, ठीक है, इसी का एक्सटेंशन। सपोज अगर हम कोई एडजॉइंट लेते हैं जिसमें हमने तीन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया, इसको बी से मल्टीप्लाई किया, ए बी को फिर सी से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एडजॉइंट लिया। तो अगर आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि एडजॉइंट ऑफ सी आप अलग कर लो, ठीक है। इसको रिवर्सल रूल बोलते हैं। जैसा आप इन्वर्स में लगाते थे ना, वैसे ही आप एडजॉइंट में भी लगा सकते हैं। एडजॉइंट ऑल्सो फॉलोज द रिवर्सल रूल, ए बी सी इज इक्वल टू सी बी ए, ठीक है। इसको मैं इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मार्क करता हूँ, दिस सेकेंड प्रॉपर्टी, और थर्ड तो उसी का एक्सटेंशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कर लिया नोट, तीनों इंपॉर्टेंट है भाई, तीनों प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। एक दो इसमें एक्सटेंशन और है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ, बट पहले ये एक बार देख के कंफर्म कर लो, ठीक है। एक दो प्रॉपर्टीज और बताता हूँ, फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आ जाओ। प्रॉपर्टी नंबर 4 पे, प्रॉपर्टी नंबर 4 में बोल रहा है कि सपोज अगर आपने एडजॉइंट कैलकुलेट किया ए की पावर एम का, ठीक है। यार इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं ना ताकि मैट्रिक्स, चलिए ऐसा कैलकुलेट किया। तो ये बोल रहा है इट इज़ एज गुड एज कि आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के इसकी होल पावर एम कर लें, ठीक है। और पांचवी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें बोल रहा है कि सपोज आप अगर एडजॉइंट कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, सपोज आप एडजॉइंट कैलकुलेट कर रहे हो और यहाँ पर आपने कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया के ए, तो इट इज़ एज गुड एज के की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ ए। इसको बॉक्स में बंद करते हैं और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट का नाम देते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनका प्रूफ आपको कहाँ मिलेगा, प्रूफ इसका सारा का सारा कहाँ मिलेगा, इसका प्रूफ आप सभी को मिलेगा स्पेशल क्लास में जो हम लोग करेंगे, ठीक है। स्पेशल क्लास में, आज की क्लास में इन सारी प्रॉपर्टीज का आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, ओके। क्लियर। तो एज ऑफ नो ये प्रॉपर्टीज याद करेंगे। देखिएगा, एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए में ए एक मैट्रिक्स है, इसमें कोई के की स्केलर क्वांटिटी है। इस के को जब मैं बाहर लेके आ रहा हूँ तो ये के की पावर n-1 होती है। आज की क्लास में इसको मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, बट एज ऑफ नाउ इसको आप लोग याद कर लीजिए। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाना चाहता हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, गेट में आज तक नहीं पूछी गई है, पूछी जा सकती है। जिस टाइप के क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में पूछे आ रहे हैं, मैट्रिक्स की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज में वो लोग घुस रहे हैं, तो हमें सारी प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन करना चाहिए, समझे ना। हाँ, आज त्रिमूर्ति वाला सेशन है, मोस्ट प्रॉब्ली स्पेशल क्लास 9 बजे या 9:30 बजे या 10 बजे के आसपास हम लोग करेंगे, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, इनफैक्ट सेशन में ही लिंक को मैं पिन कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख लेना, ठीक है। बाकी एक के बारे में, अगर जैसा हम लोग बार बार बोलते हैं, के कोई स्केलर क्वांटिटी है, तो आप के बिलोंग्स टू आर लिख सकते हो, या ऐसा भी लिख सकते थे कि के हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी। एक क्वेश्चन करोगे, आ जाओ एक क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। एक बार देख लो सारी प्रॉपर्टीज, किसी को देखना हो, एडजॉइंट ए लेके ट्रांसपोज ले लो या ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट ले लो। एडजॉइंट
दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करने के बाद ले रहे हो तो रिवर्सल प्रॉपर्टी लगा देना, पहले बी का फिर ए का, ए बी सी लिखा हुआ है तो पहले सी का फिर बी का फिर ए का, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। सिमिलर तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हो। चलो एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, सही सही आंसर दे देना बस। क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारा एक मैट्रिक्स है 5x5 का एंड B इज ऑल्सो 5x5 का मैट्रिक्स, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि B इज 3 टाइम्स A। पहली चीज पूछ रहा है आप लोगों से कि डिटर्मिनेंट ऑफ B कितना हो जाएगा, और दूसरी चीज पूछ रहा है व्हाट विल बी एडजॉइंट ऑफ B, ठीक है। ये दो चीजें आपसे पूछ रहा है। 1 मिनट का समय है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आंसर बताने की कोशिश करिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले इंपॉर्टेंट डिस्कशन की तरफ विच इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें बहुत मजा आएगा। चलो आंसर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए के टर्म्स में ही देना है, ठीक है। जो आपको फाइनल आंसर देना है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के टर्म्स में ही देना है। इतना ही डेटा दिया है क्वेश्चन में, इसके अलावा कोई डेटा नहीं दिया है। तो आप इतने डेटा के बेसिस पे जो आंसर्स बनते हो वो आंसर्स बताने की कोशिश करो इतने डेटा के बेसिस पे। हाँ पहला वाला तो बिल्कुल सही है, 3 की पावर 5 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको करवा दिया। सेकंड वाला बताओ भाई, ठीक है। फर्स्ट वाला तो हर कोई बता देगा, मैं चाहता हूँ कि आप सेकंड वाला सही से कैलकुलेट करके बता पाएं तो मजा आ जाए। अरे बताओ भाई, स्क्रीन पे नजर होनी चाहिए भाई, यहाँ पे फोकस करना है। 2 घंटे के अंदर सारे कंसेप्ट सीख के जाने हैं, यहीं पे याद करके जाना है, ठीक है। घर पे जाके खाली सवाल लगाने का काम बचना चाहिए अपने पास। आ जाओ चलो देखते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने ट्राई कर लिया। देखो फर्स्ट पार्ट में तो मेरे ख्याल से आपको अब कोई नींद में भी उठा के ये चीज़ पूछेगा तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना हो जाएगा, 3 की पावर 5 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पावर 5 हमने क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर के की वैल्यू कितनी थी 3, एन की वैल्यू कितनी थी 5, क्योंकि 5x5 का ये हमारा मैट्रिक्स था। सेकेंड वाले ऑप्शन में अगर आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पे पूछा गया था व्हाट विल बी एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी को अगर मैं चाहता तो मैं सिंपली लिख सकता था एडजॉइंट ऑफ 3 टाइम्स ए, ठीक है। ये स्केलर है, यहाँ पर ए की ऑर्डर आपकी जो थी वो थी 5, तो ये होगा 5 - 1 एडजॉइंट ऑफ 5 - 1 एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। यानी कि यहाँ से आपको आंसर मिलता 243 एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो दीज आर सम वेरी वेरी अंडर रेटेड प्रॉपर्टीज जिनके बारे में जनरली उतना डिस्कशन नहीं होता है, बट हाल फिलहाल में जो पेपर्स बन रहे हैं भाई उसमें हमें सारी प्रॉपर्टीज पे नज़र रख लेनी चाहिए। ओके थोड़ी अंडर रेटेड प्रॉपर्टी है बट वी मस्ट बी कंफर्टेबल इन ऑल दिस प्रॉपर्टीज। 3 की पावर 4 अगर आप करेंगे ना तो 81 × 3 मतलब कि 243 हो जाएगा। ओके याद आई ये प्रॉपर्टी, ठीक है। याद आई प्रॉपर्टी, के की पावर n-1, के कितना था 3, n-1 कितना था 4। हाँ ये 81 आ जाएगा, पावर 4 थी ना, ठीक है 81। तो यशवंत भाई ने बिल्कुल सही सही आंसर दिया, 81 करेक्ट है, परफेक्ट। तो अब एडजॉइंट के बारे में मेरे ख्याल से जितना डिस्कशन होना चाहिए था उतना डिस्कशन हो गया। एडजॉइंट का जो डिस्कशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार बताओ सर हैशटैग क्लियर, सब कुछ समझ में आ गया, एडजॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह भी देख लिए कैसे बनेंगे। ओके परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। चलिए अब अगला जो डिस्कशन होने वाला है
वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होने वाला है। बट उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा आपको आइडिया ट्रांसपोज का दे दूं। हालांकि ट्रांसपोज का आइडिया ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, ऑलरेडी ट्रांसपोज का आइडिया हम लोग ले चुके हैं, तो ये कोई बिग डील नहीं है। बट अगेन ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? सपोज ए एक कैसी मैट्रिक्स है, ए हमारी n क्रॉस n की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। ये हमारी n क्रॉस n की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर हम यहाँ पर ए ट्रांसपोज लिखते हैं, ठीक है, तो ये भी कैसी मैट्रिक्स रहेगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ, अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग बोलोगे सर रोज और कॉलम्स को सिंपली क्या करते हैं हम इसमें एक्सचेंज कर देते हैं, है ना। तो रोज एंड कॉलम्स को हम लोग एक्सचेंज कर देते हैं। ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आपको ट्रांसपोज की बता देता हूँ जो हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज देखिए, ट्रांसपोज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की होती है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स में 2 बार ट्रांसपोज लेते हो तो बताइए क्या आपको वो सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी? किसी मैट्रिक्स में अगर हमने 2 बार ट्रांसपोज लिया, सो विल वी गेट द सेम मैट्रिक्स? एब्सोल्युटली, ठीक है। किसी 2 मैट्रिक्स को अगर आप ऐड कर रहे हो और ट्रांसपोज ले रहे हो, इट इज़ एज गुड एज कि आप दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज भी ले सकते हो। किसी मैट्रिक्स में अगर आपने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया है और ट्रांसपोज ले रहे हो, तो देखो मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया कि ये के आपका कभी भी बाहर आ सकता है। के का कुछ भी ट्रांसपोज तो होता नहीं है, तो हम सिंपली के को बाहर ले सकते हैं और ए को यहाँ पर ट्रांसपोज लगा सकते हैं। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि अगर हम 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज ले रहे हैं तो यहाँ पर भी आपका रिवर्सल लॉ फॉलो होता है, ठीक है। इसी का एक्सटेंशन अगर आप लिखना चाहें तो अगर मैं 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए बी सी का ट्रांसपोज, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। तो ये 5 प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू ट्रांसपोज यू मस्ट रिमेंबर, ठीक है। खासकर इसमें जो चौथा और पांचवा है वो तो भाई साहब काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4th एंड 5th इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस में इनकी नीड पड़ जाती है। 4th एंड 5th वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल के डिस्कशन में रैंक की शुरुआत होगी। रैंक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ जनता को प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी फेस करते हो, बट मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान बनाऊंगा। तो कल की क्लास बिल्कुल मिस आउट नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पे, ठीक है। कल की क्लास मान के चलो कि ब्रेक थ्रू क्लास है आपकी अभी तक की लीनियर अलजेब्रा की, ठीक है ना। ट्रांसपोज मुझे लगता है क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन पे थोड़ा सा नजर आप रखेंगे। अगर मैं समराइज करूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जो आपका इनवर्स वाला होता है, जो आपका ट्रांसपोज होता है और जो आपका एडजॉइंट होता है, जनरली ये लोग रिवर्सल लॉ को फॉलो करते हैं, है ना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की चर्चा करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 घंटा हो गया, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा पानी वानी पी लो, डीप ब्रीथ कर लो, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ का सीक्वेंस मिलेगा जिसको कि मुझे 4-5 बार बोलना पड़ेगा, और आप चाहें तो एट द सेम टाइम उसको याद भी कर सकते हैं, है ना। ट्रांसपोज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं एग्जिस्ट करता भाई, कैसे एग्जिस्ट कर जाएगा? अगर किसी मैट्रिक्स में 4 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो रो और कॉलम को कैसे एक्सचेंज करोगे? ठीक है, चलो शुरू किया जाए। आइए शुरू करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखिए सबसे पहली चीज तो बोल रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, सबसे पहली चीज ने बोली। उसके बाद ये बोल रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना है तो वो मैट्रिक्स और जो उसका ट्रांसपोज होता है दोनों को आपस में बराबर होना पड़ेगा, है ना। यानी कि ए हमेशा ए ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा। समझे मेरी बात को? ठीक है, तो अगर ए की वैल्यू ए ट्रांसपोज के बराबर होगी तो उस केस में आप बोल सकते हो कि हाँ ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अच्छा आप मुझे बताइए ग्राफिकली, सॉरी रिप्रेजेंटेशन वाइज क्या करें। अगर हम रिप्रेजेंटेशन वाइज अगर हम लिखें ए इज इक्वल टू ए आई जे, तो हर एक जगह पर ए आई जे आई के बराबर होना चाहिए, तभी आपका जो मैट्रिक्स होगा वो आपका सिमेट्रिकल मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, ये देखो एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, ठीक है। एक छोटा सा मैट्रिक्स मैं लेता हूँ,
ये देखो 2 0 0। मैं अगली स्लाइड में लेता हूँ, ठीक है, सारे एग्जांपल्स बताता हूँ। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। देखो ऐसा करके मैं कोई मैट्रिक्स लेता हूँ, 2 0 0 2। पहले तो बताओ क्या ये सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है? जल्दी बोलिए, क्या ये एक सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है? आप बोलोगे हाँ सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अगर हम यहाँ से साइड बाय साइड इसका ट्रांसपोज लिखते तो ट्रांसपोज में क्या होता, इसके जो रोज एंड कॉलम्स है वो एक्सचेंज हो जाते हैं। ये मिल जाता 2 0 और ये मिल जाता 0 2। करेक्ट है, हाँ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। अगर ये सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है तो आप नोटिस करने की कोशिश करिए ज़रा यहाँ पर ध्यान से कि ये था A11, ये था A12, ये था A21 और ये था A22, है ना, ऐसे ही कुछ था। और अगर आप यहाँ पर देखो तो सिमेट्रिकल में बोल रहा है कि जो ए आई जे होगा वो हमेशा ए जे आई के बराबर होगा। यानी कि क्या मैं ऐसा यहाँ पर बोल सकता था कि भाई जो A11 है वो A11 के बराबर होगा, आई और जे को एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। जो A12 होगा ये A21 के बराबर होगा, बिल्कुल सही बात है। जो A22 होगा ये A22 के बराबर होगा, वो तो होगा ही होगा। बोलो ज़रा, है ना। यानी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स में आई और जे को अगर मैं एक्सचेंज कर दूं तो वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट रिमेन्स द सेम, है ना। वैल्यू ऑफ द एलिमेंट हमेशा सेम रहेगा। A12 A21 के बराबर रहेगा, A22 A22 के बराबर रहेगा, A11 A11 के बराबर रहेगा। आप कहीं पर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेके देखें, आ जाओ एक दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। पहले तो आपको बताना होगा कि क्या ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है या नहीं है, ठीक है। चलो बताओ, है सिमेट्रिकल मैट्रिक्स? अगर आप इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करोगे तो जो इसका ट्रांसपोज होगा, रोज और कॉलम्स को एक्सचेंज करना है, 2 2 2 2, है ना। यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करो तो क्या आपका जो A11 है, जो आपका ए आई जे है वो ए जे आई के बराबर आ रहा है। अरे बोलो यार, जी हाँ, है ना। A11 के बराबर, A22 A22 के बराबर, A12 A21 के बराबर। आई जे को एक्सचेंज करोगे, एलिमेंट्स की वैल्यूज हमेशा सेम रह रही है, ठीक। चलो एक एग्जांपल और आपको दिखाता हूँ, एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूँ। ये देखो, चलो बताओ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है या नहीं? क्या ये एक सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है? चेक करके बताएंगे सभी लोग। तो इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करके देखो। इसका जब आप ट्रांसपोज कैलकुलेट करोगे, रो और कॉलम को एक्सचेंज करोगे, 1 2 2 0, एब्सोल्युटली। यहाँ पर भी चेक करिए, A11 A12 A21 A22। यानी कि आई और जे को अगर मैं एक्सचेंज करूं तो एलिमेंट की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। नो कौन बोल रहा भाई? कैसे नो बोल रहे हो भाई? इसमें ये देखो, ये तुम्हारा रो है, ये तुम्हारा रो है, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो 1 2, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो 2 0, है तो आपका सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, है ना। तो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स जो होती है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स जो होती है उसके बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं। तो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स को कभी जनरलाइज मत करना। जैसे इसको देख के बहुत सारे लोग बोलेंगे अच्छा इसका मतलब सर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स हमेशा स्केलर टाइप की होती है। इसको देख के बहुत से लोग बोलेंगे अच्छा सर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स स्केलर भी हो सकती है, बिल्कुल। ऐसा भी हो सकता है सिमेट्रिकल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट सेम हो, और जनरलाइज वे में भी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर सकती है। देखो जनरलाइज है, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं बोल सकते कि आइडेंटिटी है, कि स्केलर है, कि कोई खास तरीके की मैट्रिक्स है, कोई जनरल मैट्रिक्स है। बट अगेन एज लॉन्ग एज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आपको मिल रहा है, आप बोलोगे कि वो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। इससे ज्यादा मैं कोई और स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं आप लोगों को। समझे मेरी बात को? तो सिर्फ इतना याद रखना, बाकी कुछ भी वहां पे घुसेड़ो मत जबरदस्ती, ये होगा तो वो हो जाएगा, वो होगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ क्या ये जो थर्ड वाला पॉइंट है इस पे हम सभी लोग अलाइंड है? एवरीवन अलाइंड है इस पे हम सब लोग? ये मैट्रिक्स है ए आई जे विल बी ए जे आई फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ आई एंड जे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n। डन है? चलो
परफेक्ट। अब देखो यहाँ पे फोर्थ वाले पे देखिए, अगर मैं इसको इधर लेके आऊं, इस ए को अगर मैं इधर लेके आऊं, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हमेशा नल मैट्रिक्स के बराबर होगा? ये भी ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन फैक्टर होता है ना। सपोज अगर हम किसी मैट्रिक्स ए को लें और उसके ट्रांसपोज का डिफरेंस लें, तो आंसर कभी जीरो नहीं आएगा, बल्कि आंसर आपको हमेशा क्या देखने को मिलेगा? एक नल मैट्रिक्स। याद रखोगे इस बात को? ठीक है, चलो अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा। ज़रा इसमें मुझे बताओ, इसमें कितने डिफरेंट एलिमेंट्स हैं? इसमें कितने डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ये बताइए, काउंट करके बताओ भाई साहब सभी लोग, जल्दी जल्दी। कितने डिफरेंट एलिमेंट्स हैं? दो। दो? इसमें बताओ, इसमें कितने डिफरेंट एलिमेंट्स हैं? एक। एक ही डिफरेंट एलिमेंट है, देखो ना, सारे दो 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 दो। ठीक है, इसमें बताओ, इसमें कितने डिफरेंट एलिमेंट? इसमें एक, दो, तीन, तीन डिफरेंट एलिमेंट्स। दिख रहा है? ठीक है, चलो आ जाओ इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रॉपर्टीज, ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल का मतलब होता है डिफरेंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एलिमेंट्स इन n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नॉन ट्रिवियल का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट, ठीक है। ट्रिवियल का मतलब होता है यूनिक, सिंगल। इज इक्वल टू n, n प्लस वन बाई टू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी n क्रॉस n का एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है और आपसे पूछा है इसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, उसका आंसर होगा n प्लस वन बाई टू। ठीक है, बोलो। अरे बोलते नहीं हो यार आप लोग। ठीक है, परफेक्ट, चलो सेकंड पे आ जाओ। सेकंड पे बोल रहा है, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन देन adjoint of A transpose, A inverse, A plus A transpose, A into A transpose, A transpose into A। A ट्रांसपोज इंटू ए, ये जितने देख रहे हो ना, ये ए की पावर के भी यहीं पे कहीं डाल लो, ए की पावर के, all of them are symmetric matrix। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इफ
A is a symmetric matrix. In that case, adjoint of A transpose, A inverse, A की पावर K, A plus A transpose, A into A transpose into A, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस होते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहां से आ गया यार, नॉन ट्रिवियल एलिमेंट्स लिखा हुआ है. ठीक है. नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या होता है बताऊं आपको, पहले ये नोट कर लो फिर बताता हूँ नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या होता है. ठीक है, आपकी भाषा में बताता हूँ तो आपको शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ओके, डन है सभी लोग. एक बार जितने लोग देख रहे हो जल्दी से क्लियर करो, फिर मैं नॉन ट्रिवियल का मतलब बताता हूँ. नॉन ट्रिवियल थोड़ा ग्लैमरस लैंग्वेज हो गई और क्या, उसको आसान भाषा में समझ लेते हैं. ठीक है, डन. तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है. ठीक है, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, और आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है. ठीक है, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है और आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है. फेवरेट मूवी कौन सी है, भाग मिल्खा भाग. शादी में ज़रूर आना, बिल्कुल आएंगे भाई, बस आप कार्ड भेज दो. ठीक है, नहीं तो आजकल बिना कार्ड के घुसने नहीं देते, घुस जाओ तो मारते बहुत हैं. आपने बताया भी नहीं आपकी शादी फिक्स हो गई है. ठीक है, KGF, फिर हेरा फेरी, पुष्पा, शोले. ठीक है, ओके, बहुत सारे लोग हैं, ज़्यादातर लोगों के कॉमन टाइप के ही. अ, ठीक है, परफेक्ट. तो फेवरेट मूवी आप लोगों ने जो भी बताई, मैं अपनी फेवरेट मूवी बताता हूँ. मेरी फेवरेट मूवी कौन सी है. ठीक है, मेरी फेवरेट मूवी है ये. वैसे तो बहुत सारी है, उनमें से एक ये भी है. ठीक है, तो ये मेरी फेवरेट मूवी है. अब मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूँ, आप लोग एक टास्क टास्क करना. ठीक है, आप लोग जाना जो भी आपकी फेवरेट मूवी है, जैसे मान लो कोई KGF बता रहा है, तो आप सिंपली क्या करना, डालना KGF और उसके आगे लिख देना ट्रिविया. ठीक है, KGF के आगे ट्रिविया डालना. तो गूगल आपको क्या करेगा ना, KGF मूवी से ही रिलेटेड जो बहुत ही यूनिक फैक्ट्स होंगे वो आपको बताएगा. समझे. किसी की मान लो फेवरेट मूवी है दिल चाहता है, तो आप उस दिल चाहता है लिखिए, उसके आगे लिखिए ट्रिविया. तो दिल चाहता है से रिलेटेड जो यूनिक बातें वो आपको बताएगा. यानी कि जो ट्रिविया वर्ड है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, यूनिकनेस को. तो ट्रिवियल सॉल्यूशन कैसा हो गया, एक यूनिक सॉल्यूशन हो गया. सिमिलरली जैसे मान लीजिए किसी का फेवरेट स्पोर्ट है क्रिकेट. ठीक है, किसी का फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट है, तो क्रिकेट में आप जाके एक बार देखिएगा, आप जाके एक बार देखना, आप ना जहीर खान का, ठीक है, जहीर खान का और सचिन तेंदुलकर का. ठीक है, जहीर खान के और सचिन तेंदुलकर के स्टैट्स को जोड़ना, और जो स्टैट्स होंगे मतलब कितने बॉल फेंके, कितने विकेट लिए, वो एग्जैक्टली आपका जैक स्कैलिस से मैच कर जाएगा. ठीक है, तो ये भी एक ट्रिविया है, मतलब कि बहुत यूनिक बात है क्रिकेट से रिलेटेड, कि भाई दो महान प्लेयरों का आपने कुछ कुछ जोड़ा घटाया और वो तीसरे प्लेयर के साथ हूबहू मैच कर रहा है. तो कहने का मतलब क्या है, ट्रिविया का मतलब क्या होता है, यूनिक चीज़. आप समझ गए, अब तो नहीं भूलोगे कभी. आगे चल के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में बात करूंगा ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो आप तुरंत बोलना कि सर इसका मतलब आप यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हो. समझे मेरी बात को. ओके. हाँ भाई, ये पिक्चर ज़रूर देखनी चाहिए सबको, अगर किसी ने नहीं देखी है तो मतलब मस्ट वॉच मूवी है मेरे हिसाब से. तो यार मेरी फेवरेट मूवी है, ऑब्वियसली आपको भी अच्छी लगेगी. ठीक है, चलो परफेक्ट. तो मेरे ख्याल से ये प्रॉपर्टी सबको क्लियर हो गई, सेकंड वाली. अब नहीं भूलोगे ट्रिवियल का मतलब. चलो ये वाली बताओ, A की पावर K, एडजॉइंट ऑफ A, ट्रांसपोज इनवर्स A प्लस A, इसको याद कर लेना. ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा बट आप इसको याद कर लीजिएगा. ओके, परफेक्ट. चलो अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ उसने देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जांपल भी दिए थे जो मैं आपको बता रहा था. जैसे अगर आप देखें तो ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये जनरल है, इसमें सारे एलिमेंट सेम है, ये आइडेंटिटी या स्केलर को रिप्रेजेंट करता है. तो देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. हमें कोई एग्जाम्पल याद नहीं करने, हमें कभी भी सिमेट्रिकनेस टेस्ट करनी होगी तो भाई हम सीधा A ट्रांसपोज इक्वल टू A की टेस्टिंग करेंगे. अगर बराबर है तो सिमेट्रिक है, बराबर नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं, बात खत्म. ठीक है,
अब आते हैं यार स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ। ये बड़ा खतरनाक होता है स्क्यू सिमेट्रिक वाला, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होती हैं भाई, बहुत सारी छोटी 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 प्रॉपर्टीज यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। तो क्या आप सभी लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ने के लिए रेडी हो? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ पे थोड़ा सा हमको सावधान रहना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज को घुस के पढ़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है, आइए देखिए, समझने की कोशिश करते हैं इसको भी। देखिए, सबसे पहली चीज तो बोल रहा है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑब्वियसली। फिर ये बोल रहा है कि अगर हम इसमें ए का ट्रांसपोज लें तो हमें यहाँ पर माइनस बाहर आता हुआ दिखना चाहिए, माइनस बाहर आता हुआ दिखना चाहिए। यानी कि आप ऐसा बोल सकते थे कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस का साइन हमें दिख रहा है। समझे मेरी बात को? ठीक है, परफेक्ट, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब अगर इसको हम लोग सिंबॉलिकली डिफाइन करें तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर आप इसको सिंबॉलिकली डिफाइन करते हो तो इसमें जब जब आई की वैल्यू जे के बराबर होगी, यानी डायगोनल एलिमेंट्स, जब जब आई की वैल्यू जे के बराबर होगी यानी डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो होंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा कैसे होते हैं? जीरो होते हैं। उसके बाद जो एलिमेंट्स बचते हैं, अगर आप उसमें आई और जे को स्विच करते हो तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा। यानी कि A12 हमेशा किसके बराबर होगा? माइनस A21 के। A32 किसके बराबर होगा? माइनस A23 के। कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। जब ऐसे कॉम्बिनेशंस बनेंगे तभी आपका A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हो पाएगा। या वो बोल रहा है कि A और A ट्रांसपोज को जोड़ने पे हमको नल मैट्रिक्स मिलेगी। समझे मेरी बात को? तो जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना, इसमें कुछ खास बातें होती हैं। जैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सबसे बड़ी खास बात आपने देखी कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा जीरो होते हैं। और भी खास बातें होती हैं, उसको भी धीरे धीरे सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये पहली चारों बातें हमने काफी हद तक सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेट करके यहाँ पर लिख दी है ना। सिमेट्रिक में ये प्लस होता था, यहाँ पर हर ए जे आई के बराबर होता था, और ए माइनस ए ट्रांसपोज नल मैट्रिक्स के बराबर होता था। यहाँ पर ए प्लस ए ट्रांसपोज नल मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक है, अब देखो इसके बाद सारी बातें एक एक करके स्टार्ट होती हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना ये आप ना पढ़ें, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप मेरी बात को सुनने की कोशिश करें, फिर हम लोग इसको वन बाय वन पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट होते हैं वो हमेशा जीरो होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके सामने कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और अगर आप उसमें सारे एलिमेंट्स को जोड़ दो, सारे एलिमेंट्स का अगर आप उसमें सम कर दो तो नेट सम हमेशा जीरो मिलता है। A11 प्लस A12 प्लस A13 प्लस A21 प्लस A22 प्लस A23 प्लस A31 प्लस A32 प्लस A33, सबको जोड़ोगे तो नेट सम हमेशा आपको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये बात भी आपको क्लियर हुई? बोलो हाँ। हाँ जी सर, ये बात भी समझ में आ गई। प्रिंसिपल डायगोनल के सारे जीरो और सबको अगर जोड़ दिया तो भी जीरो। उसके अलावा ये बोला जा रहा है कि सपोज आपके पास कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रेजेंट है ना, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रेजेंट है। अगर आपने उस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आपने ए को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर सपोज आपके पास जो ए स्क्वायर वाला बचा उसमें आपने एक और ए को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स था ये स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर हम इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में रिजल्ट करता है, और अगर हम उसको ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में रिजल्ट करता है। समझे? तो स्क्यू जो होता है ना ये हमेशा स्क्यू नहीं रहता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक रहता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो तो वो हमेशा सिमेट्रिक ही रहता है, जबकि स्क्यू अपनी नेचर को चेंज करता रहता है, नेचर को चेंज करता रहता है। 2 बार मल्टीप्लाई करोगे सिमेट्रिक बन जाएगा, 3 बार करोगे वापस से स्क्यू बन जाएगा, 4 बार करोगे सिमेट्रिक बन जाएगा, 5 बार करोगे वापस से स्क्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे मेरी बात को? बोलो यहां तक भी बात अगर क्लियर है आप सबको तो। यहां तक की कहानी अगर दिमाग में बैठ रही है तो बताओ। इसके बाद की एक प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी इसके बाद की भी। ठीक है, फिर ये पढ़ेंगे भी, ये सारा पढ़ेंगे भी। मैं चाहता हूँ कि अभी आप इस पर ध्यान ही मत दो, अभी मेरी बात को सुनो। अब अगली चीज़ देखो, सपोज आपके पास ना एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तो बताइए उसका ऑर्डर इवन है या ऑड है? तो आप बोलोगे सर जाहिर सी बात है उसका ऑर्डर इवन है। ठीक है,
परफेक्ट। यानी कि जब भी आप किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हो और उसका ऑर्डर अगर इवन होता है तो उसके डिटर्मिनेंट पे हम डायरेक्टली कोई कमेंट नहीं करते हैं। अब सपोज हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ऑड है, 3x3 की कोई मैट्रिक्स है। तो अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑड है, 3x3 है, 5x5 है, 7x7 है, 9x9 है, तो ये पक्की बात है कि उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा ही होगा। विच मीन्स द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर ऑलवेज जीरो विदाउट एनी डाउट। हमेशा सिंगुलर होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। किसका? क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट हमेशा जीरो होगा? ये नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का ऑर्डर ऑड है, अगर वो 3x3 के हैं, 5x5 के हैं, 7x7 के हैं, तो उनका डिटरमिनेंट जीरो होगा, हमेशा जीरो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके एवरीवन, ठीक है। चलो अब ये सारी बातें अगर आपने सीख ली तो अब आइए इनको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। अब देखना ज़्यादा आसानी से हमको याद हो जाएगा क्योंकि हमने ध्यानपूर्वक सुना इन सारी बातों को। देखो कितने लोग ऐसे हैं जो फिफ्थ वाले स्टेटमेंट से अग्री करते हैं। बोल रहा है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो, हाँ या ना? जल्दी जल्दी बताओ, उसके बाद कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछूंगा। आज की क्लास में इसको याद करवा के जाना है, ठीक है? हमेशा के लिए याद रहना। एक बार मैंने बता दिया, एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके अलावा मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आपको हाँ या ना में जवाब देना रहेगा। डन है, परफेक्ट। सेकंड वाले पे देखो, ये बोल रहा है सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द स्क्यू मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। बिल्कुल सही बात है, अगर मैं सारे एलिमेंट्स को उठा के जोड़ दूंगा तो जो मेरा नेट सम मिलेगा वो जीरो मिल जाएगा। ठीक है, ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है, कहीं ना कहीं पे शायद क्वेश्चन में यूज होगी, काम आ जाएगा। अगली प्रॉपर्टी पे देखो, बोल रहा है कि मान लीजिए कि ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मान लीजिए कि ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसकी पावर मैंने इवन चढ़ा दी। कल मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि पावर इवन चढ़ाने का मतलब होता है उसका इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करना, है ना? किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर जो स्क्वायर लगा होता है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कि आप उस मैट्रिक्स को उतनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना? ठीक है, तो अगर हम इसको इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मैट्रिक्स मिलेगी दिस विल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप इसको ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपको मिल जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? सेवेंथ भी डन है, याद रहेगी ये बात, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऑड इवन रूल, भाई ऑड इवन रूल लगा के देखो नेशनल पार्टी बन गई ना। तो देखिए उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बन गई, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर आप कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स जाना चाहो तो आपको जाना चाहिए भाई, ठीक है? थोड़ा टाइम लगता है, लोग मजाक करेंगे, लोग हंसी हंसी उड़ाएंगे आपकी, लोग 10 तरीके की बातें करेंगे, बट एज लॉन्ग एज आपको कन्विक्शन है कि भाई मैंने जो डिसीजन लिया है उसमें मैं पूरी तरीके से ईमानदार हूँ, मेरा दिल साफ है, देर नहीं तो सबेर आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। समझे? ये रिटर्न रूल है भाई, ये रिटर्न रूल है, इसमें कोई दो राय नहीं, बशर्ते आपको लगे रहना पड़ेगा। आप ये सोचो कि आज मैंने डिसीजन लिया और कल को मैं राजा बन जाऊं और बुर्ज खलीफा पे मेरा नाम छप जाए, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है? इट टेक्स टाइम। ओके, चलो अब देखो यहाँ पर ये चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है? ए आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और अगर इसमें एन इसका ऑड है, मतलब ये ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो क्या इसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो आएगा? बोलो हाँ या ना, यही मैंने आपको बताया। परफेक्ट। साथ के साथ अगर एन की वैल्यू इवन आती है तो जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा वो नॉन जीरो आएगा, समझे? वो नॉन जीरो आएगा। साथ के साथ ये ऐसा भी दावा कर रहा है कि जो भी डिटर्मिनेंट आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा, मतलब जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, 4, 9, 16, 25, 36, 49, समझे? 64, ऐसे टाइप का कोई वैल्यू देखने को मिलेगा। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आठों प्रॉपर्टी आप लोगों को याद हो जानी चाहिए। ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ओके, चलो अब मैं कुछ स्टेटमेंट्स आपसे पूछूं, बताओगे जल्दी जल्दी? कुछ स्टेटमेंट्स पूछें, बताएंगे आप लोग?
चलो, चलो भाई कसम भी दे देते हैं, ठीक है। लग रहा है आज किसी ना किसी को निपटा ही दोगे तुम लोग, इतनी कसम खा रहे हो। ठीक है, जो मल्टीपल वाले हैं वो डिसाइड कर लो भाई किसकी कसम खानी है। बाकी बाकी लोगों को कसम दे ही दे रहा हूँ, ठीक है, सबके सबके वालों की, सबकी वालियों की कसम। जिनके पास कोई नहीं है उनको खुद की कसम, मेरी कसम छोड़ के किसी की भी कसम खा लेना। और जिनके पास दो चार हैं वो डिसाइड कर लो कौन सी कसम खाने वाले हो किसकी। और अब मेरा पहला सवाल आपके सामने जाने वाला है, सोच समझ के सभी लोग आंसर देंगे। सबसे पहला सवाल मेरा आप सभी लोगों के लिए ये है सबसे पहला सवाल मेरा आप सभी लोगों के लिए ये है, ध्यान से सुनिएगा। द इनवर्स ऑफ एन ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल। सही गलत? द इनवर्स ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल। सही या गलत? देख लो भाई, सोच समझ के आंसर देना, ठीक है। बहुत जिम्मेदारी भरा सवाल पूछा गया आपसे। बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है। अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑड हो जाता है यानी कि उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। और अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो इनवर्स हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? नहीं कर सकते हैं कैलकुलेट, सिंपल सी बात है ना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारी प्रॉपर्टीज बेसिकली आपको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज मैं आप सभी लोगों को रिवाइज करवा रहा हूँ। चलिए जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अ मैट्रिक्स इज skew symmetric matrix of order 3 cross 3. A matrix is skew symmetric matrix of order 3 cross 3. It is being multiplied by itself 3 times and a matrix B is obtained. एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके हम एक मैट्रिक्स बी ऑब्टेन कर रहे हैं। देन समेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी विल बी 0। सही या गलत? सही गलत का चुनाव करिए और बताइए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, परफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। अगर आपका ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आप उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए क्यूब कर रहे हो, तो भी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। और मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके सारे एलिमेंट का समेशन तो हमेशा जीरो रहेगा, है ना। नहीं, सारे एलिमेंट्स का समेशन जीरो होने के लिए उसका ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे। अगर कोई 4 क्रॉस 4 का भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स हमेशा जीरो रहेगा, है ना। ऑड ऑर्डर या इवन ऑर्डर की जो बात हो रही है वो डिटर्मिनेंट के स्पेसिफिकली हो रही है, ठीक है। समझे मेरी बात को? तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, सारी प्रॉपर्टीज़ को देख लो एक बार। कुछ लोग इसमें थोड़ा सा जद्दोजहद कर रहे हैं। ये देखो, ये देखो, कहाँ गया ये देखो क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा जीरो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सम ऑफ एलिमेंट हमेशा जीरो होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे सिमेट्रिक बन जाएगा, 3 बार करोगे स्क्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑर्डर की बात सिर्फ डिटर्मिनेंट के लिए बोल रहा है कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का है तो डिटर्मिनेंट जीरो होगा, इवन ऑर्डर का है तो डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा, ठीक है। चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस करके इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा और कल्मिनेट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली चीज मुझे बताइए कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? बोलते जाओ भाई सभी लोग। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने क्या करा, हमने ए ट्रांसपोज कैलकुलेट किया और पाया कि ये -a के बराबर आ रहा है, तो यहीं से हमने ये बोल दिया कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या आप इसका ऑर्डर बताने का कष्ट करेंगे? आप बोलोगे हाँ सर, इसका जो ऑर्डर आ जाएगा इट विल बी 2 क्रॉस 2। क्या आप इसका डिटर्मिनेंट बताने का कष्ट करोगे? ठीक है, जब आप इसका डिटर्मिनेंट की कैलकुलेशन करोगे, डिटर्मिनेंट आपको मिल जाएगा 4 विच इज़ 2 स्क्वायर। मैंने पहले ही बोला था कि अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, मतलब कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इवन ऑर्डर की है, तो जो उसका डिटर्मिनेंट आएगा वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर का रूप लेने की कोशिश करेगा। उसके अलावा प्रॉपर्टी नंबर 4 पे जाइए, देखिए अगर मैं ए को 2 बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ए इंटू ए करता हूँ, तो ज़रा बताओ मुझे क्या मिल जाएगा, ठीक है। करिए मल्टीप्लाई, 0 2
-2 0, ठीक है। ये आपको मिलेगा 0 2 -2 0। चलिए इसको मल्टीप्लाई करिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 0 -4, 0 0 -4। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल रहा है, चेक करके देखो, है ना। ये जो मैट्रिक्स मिला आपको, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, करेक्ट। मिल रहा है क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स? चेक करिए सभी लोग एक बार फटाफट। परफेक्ट, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको मिला। एक बार और मल्टीप्लाई करके देखें, एक बार आइए और मल्टीप्लाई करके देखते हैं, एक बार और मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ए ए ए, ठीक है। 2 बार ए को आप मल्टीप्लाई कर ही चुके हो। यहाँ से आपको मिल रहा है -4, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से -4। एक बार यहाँ पर ए को और लगा दो, ये हो जाएगा 0 0 2 -2, 0 2 -2 0, ठीक है। ज़रा इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या मिल रहा है आप सभी लोगों को। करो मल्टीप्लाई, यहाँ से आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 0, ठीक है। देन -8 -8 0, देखो क्या स्क्यू सिमेट्रिक मिल गया, बिल्कुल। और ये चीज़ हमने कहीं ना कहीं पहले ही स्टैब्लिश कर रखी है कि अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सिमेट्रिक मिलेगा, और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मिल जाएगा, ठीक है। ओके एवरीवन, ये 8 +8। चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को, बताओ क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? फटाफट बताएंगे सभी लोग, चेक करो भाई और बताओ क्या ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? आप बोलोगे हाँ सर, A ट्रांसपोज इक्वल टू -A आ रहा है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऑर्डर बताएंगे इसका कितना आ रहा है? ऑर्डर इसका आ रहा है 3×3। अगर मैं आपसे पूछता कि यार इसका डिटर्मिनेंट बताओ कितना आ जाएगा, बताना डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा बिना कोई कैलकुलेशन किए, बिना कोई कैलकुलेशन किए डिटर्मिनेंट आप बताएंगे क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए भाई, जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये 3 चीज़ें ही कर रहे हैं, बाकी इसका मल्टीप्लिकेशन करके आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे सिमेट्रिक मिलेगा, एक बार और कर दोगे तो स्क्यू मिल जाएगा, वो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। जस्ट मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि आप पहचान के क्या ऐसे कुछ कंक्लूजन्स ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो, ओके। चलो अब आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ समझाता हूँ, हाँ जीरो आ जाएगा। चलो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर देखो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस से रिलेटेड देखो। जैसे मान लो अगर मैं क्या करूँ ना, अगर मैं अपने मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को यानी कि ए आई जे को डिफाइन कर लूँ आई की पावर n माइनस जे की पावर n, है ना। मतलब हर एक एलिमेंट को अगर मैं आई की पावर n माइनस जे की पावर n से डिफाइन कर लूँ, जहाँ पर ये n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और किसी भी वैल्यू तक आप लेके जा सकते हो इसको, और ऑब्वियसली n यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू है, 1 2 3 4 कुछ भी आप यहाँ पर रख सकते हो। तो ये ऐसा दावा कर रहा है कि अगर, ध्यान से सुनना ना, बहुत ध्यान से सुनना, अदरवाइज इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये बोल रहा है कि अगर हम मैट्रिक्स के एलिमेंट को आई के पावर n माइनस जे की पावर n से रिप्रेजेंट करें तो ये पक्की बात है कि जो मैट्रिक्स बन के आएगा वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन के आएगा। मगर ये ऐसा नहीं बोल रहा है कि दुनिया में जितनी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस होती हैं सब ए आई जे आई की पावर n माइनस जे की पावर n को फॉलो करती हैं, ऐसा नहीं बोल रहा है। ये बोल रहा है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को आई पावर n माइनस जे पावर n से रिप्रेजेंट करते हैं तो 110% वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। उसके अलावा भी दुनिया में हो सकता है 2 4 5 लाख 10 करोड़ और भी अलग टाइप की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस एग्जिस्ट करती हो। समझे मेरी बात को? ओके यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक बहुत बड़ा सा वेन डायग्राम हो गया, उसका एक छोटा सा हिस्सा या उसका एक छोटा सा सबसेट ये भी हो गया, है ना। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं। बोलो हाँ या ना, समझे ना। तो ये दिमाग पे इंप्रेशन मत जाने देना कि जितनी भी दुनिया में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस होती हैं सबके एलिमेंट ये रूल फॉलो करते हैं, नहीं।
जो मैट्रिसेस इन रूल्स को फॉलो करते हैं वो स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं, दैट इज फॉर श्योर। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं जो शायद इस रूल को ना भी फॉलो करते हो, तब भी वो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए को सेटिस्फाई करते होंगे। ठीक है, जैसे कि आइए यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। मैं यहाँ पर एक 2x2 का मैट्रिक्स ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक 2x2 का मैट्रिक्स ले लेता हूँ। ठीक है, ये लीजिए A11, A12, A21, A22। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लिया। चलो अब मैं इन एलिमेंट्स को रखने की कोशिश करता हूँ। सपोज मैंने n इक्वल टू 1 ले लिया, तो इसके हिसाब से जो ए आई जे होंगे उनको मुझे i माइनस जे से रिप्लेस कर देना चाहिए। ज़रा एक बार सभी लोग चेक करके बताइए कि इस बहाने से जो मैट्रिक्स हमको मिल रहा है क्या वो सच में स्क्यू सिमेट्रिक है। i माइनस जे, A11 को रिप्लेस करना है 1 माइनस 1 विच मीन्स 0, A12 को रिप्लेस करना है 1 माइनस 2 विच मीन्स माइनस 1, A21 को रिप्लेस करना है 2 माइनस 1 विच मीन्स 1, A22 को रिप्लेस करना है 2 माइनस 2 विच मीन्स 0। देखो आ गया ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 0 हो गए। मोर देन दैट A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ रहा, बात खत्म। ठीक है, चलो ये तो एक बात हो गई। अब सपोज अगर हम n की वैल्यू कुछ और लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर मान लो हम n की वैल्यू 2 लेते सपोज, तो अगर हम n की वैल्यू 2 चूज करते तो यहाँ से हमको मिलता ए आई जे इज इक्वल टू आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। ज़रा देखिए इस बार ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 0। देखो अभी भी स्क्यू सिमेट्रिक है ना। यानी कि कभी भी अगर आप अपने मैट्रिक्स के एलिमेंट को i पावर n माइनस जे पावर n से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, n आप कुछ भी चूज कर लो, n आप 1 चूज करना चाहते हो, 2 करना चाहते हो, 3 करना चाहते हो, 4, कोई भी n की एक फाइनाइट इंटीजर वैल्यू चूज कर लो, आपको जो मैट्रिक्स रिजल्टेंट मिलेगी दैट विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, n यहाँ पे ऑर्डर नहीं है, n को अगर आप ऑर्डर से कंफ्यूज हो रहे हो ना तो मैं k कर देता हूँ इसको। ठीक है, चलो इसको k कर लो अगर आपको ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है, होना भी चाहिए क्योंकि n जनरली हम लोग ऑर्डर के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर चलो k कर लो। k का तो किसी से कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है कि सर k सुन के तो कुछ और याद आ जाती किसी की, तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। कोई हमें व्हाट्सएप पे k लिख के रिप्लाई करता था, वो भी क्या दिन थे। तो भाई वो सब दिन चले गए, अब ये दिन आ गए, इस पे फोकस करो। ये लो, ठीक, परफेक्ट है। अब देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। बार पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। वन ऑफ द पॉसिबल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो बड़ा क्लियरली इसमें लिखा हुआ है वन ऑफ द पॉसिबल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो आपका ए आई जे भाई साहब होता है वो ऐसा हो जाएगा। आप आई माइनस जे करिए, आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर करिए, सब यहाँ पर लिखा हुआ। बस एक बार ये स्लाइड केयरफुली नोटिस कर लो, ये चीज़ मैंने अभी अभी आप लोगों को करवाई। ओके, ठीक है, एक लास्ट पॉइंट इसमें और बता दें आपको। चलो पहले प्रॉपर्टी नंबर 10 देख लो, फिर एक चीज़ में और बता देते हैं आपको, एक नई चीज़। ठीक है, देखो प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या बोल रहा है कि कोई भी एक जनरल मैट्रिक्स है, कोई भी एक जनरल मैट्रिक्स है, ना तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ना तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कुछ भी नहीं, जनरल मैट्रिक्स है। किसी भी जनरल मैट्रिक्स को आप हमेशा एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हो। किसी भी जनरल मैट्रिक्स को आप हमेशा एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे अगर इस ए को मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज बटा दो प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बटा दो। आप इस पूरी इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो आपको ए मिल जाएगा घूम फिर के। तो इस ए का जो ये कॉम्पोनेंट है प्लस वाला, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, हमेशा सिमेट्रिक होगा, समझे। अगर मैं इसको मानता हूँ p, तो 110% ये जो p का ट्रांसपोज होगा ये p के बराबर होगा, इसमें कोई दो राय होगी ही नहीं। अगर मैं इस कंप्लीट कंपोनेंट को मान लेता हूँ q,
तो जो यहाँ पे Q का ट्रांसपोज होगा ना, वो हमेशा किसके बराबर होगा, माइनस Q के बराबर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, समझ गए इस बात को, यही कहना चाहता है वो। परफेक्ट, जैसे आप लोग इवन ऑड सिग्नल्स में करते हो ना, बिल्कुल उसी तरीके से, जो लोग इसी इलेक्ट्रिकल वाले हैं। चलो अब इसमें एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ और समझाता हूँ, इसके बाद आएंगे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे हर बार क्वेश्चन आता है, मेरे ख्याल से 2021 में भी क्वेश्चन आया था, 2022 में भी क्वेश्चन आया था, 2023 में भी क्वेश्चन आया था। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को सेट करने की कोशिश ज़रूर करता है। चलिए देखिए, एक बार मैं आपको 11वीं प्रॉपर्टी यहाँ पर और बता देता हूँ। जैसे मान लो हमारा कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ऐसा लिख सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, ज़रा बताना इसमें कितने नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, बताओ कितने डिफरेंट एलिमेंट्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। टू या थ्री? थ्री। चलो कोई और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेके चलते हैं, जैसे ये वाला ही ले लो, एक था ना, हाँ, यहाँ पे बताना कितने आपको डिफरेंट एलिमेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, काउंट करके बताइए। एक, दो, तीन, बताओ। सेवन दिख रहे हैं यहाँ पे, सिक्स सेवन, एक दो तीन चार पाँच छः, और ये जीरो वाले को भी आपने सात काउंट कर लिया, ऐसा काउंट किया आप सभी लोगों ने? ठीक है, ठीक है, तो छोटा सा पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तीन है, उसमें सात है, 10, 11, एलिमेंट्स में लिख देता हूँ, जीरो माइनस थ्री माइनस फोर, जीरो माइनस थ्री माइनस फोर, एंड थ्री जीरो माइनस सिक्स, और लास्ट एलिमेंट आपका था। इसके बाद ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, फोर सिक्स जीरो है ना, दिस इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलो, नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे ना मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़रा ध्यान से उसको सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, उन दोनों डिफरेंस को, स्क्यू के लिए फॉर्मूला बता रहा हूँ, छोटा सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को थोड़ा सा कैच करने की आप लोग कोशिश करिएगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर मुझसे यहाँ पे कोई पूछता है कि भाई यहाँ पर कितने डिफरेंट एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं,
तो अगर मैं यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करता तो मुझे -2 भी एक डिफरेंट दिख रहा है, 2 भी एक डिफरेंट दिख रहा है, और एक डिफरेंट एलिमेंट मुझको यहाँ पर 0 दिख रहा है, ऐसे ही दिख रहा है ना। सिमिलर तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको ये 4 6 3 का कॉम्बो यहाँ पर, -3 -4 -6 का कॉम्बो यहाँ पर दिख रहा है, सही बात है। मगर जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस होंगे उसमें बताओ क्या जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो हमेशा 0 होगा? बोलो हाँ या नहीं। भाई जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस होंगे उसमें डायगोनल एलिमेंट तो हमेशा 0 होगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। हाँ सही बात है। उसके अलावा आप ऐसा सोचिए अगर मुझे इसमें ये पता है कि ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, तो क्या इस -3 इस -4 इस -6 को आप खुद से लिख सकते हैं? खुद से लिख सकते हैं। यानी कि इस पूरी मैट्रिक्स को लिखने के लिए क्या मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट्स की जरूरत है? सिर्फ अगर मुझे 3 एलिमेंट्स पता चल जाए तो मैं इस मैट्रिक्स को कंप्लीट कर सकता हूं, समझे। तो असल में क्या होता है, जब आप नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बोलते हो वो तो ठीक है, बट अगर मान लो मैं यहाँ पे आपसे ऐसा पूछता नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एलिमेंट्स, तो अब मुझे बताओ नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एलिमेंट्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल का मतलब ये हो गया कि मिनिमम कम से कम आपको कितने एलिमेंट्स पता हो जिससे आप पूरी मैट्रिक्स कंप्लीट कर लो। आप क्या बोलोगे? 1। एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। यहाँ पर बताना नंबर ऑफ डिफरेंट की अब मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एलिमेंट्स, नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एलिमेंट्स कितने यहाँ पर होने चाहिए, यहाँ पर कितने पता होने चाहिए जिससे कि आप आंसर कैलकुलेट कर पाओ। आप बोलोगे सर 3, तो ये फॉर्मूला आपका निकल के आ जाता है यहाँ से n(n-1)/, ठीक है। चाहो तो दोनों में सेटिस्फाई करके देख लो। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि एक बार मुझे स्क्यू पे भी आने दो तो मैं नॉन ट्रिवियल मीनिंग का आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से एग्जांपल समझा सकता हूँ। आगे से अगर आपसे कोई पूछता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एलिमेंट्स की कितनी नीड है, मतलब कम से कम कितने एलिमेंट्स पता चल जाएं सो दैट आप पूरी मैट्रिक्स कंप्लीट कर जाओ, वहां पे आंसर होता है n(n+1)/2, है ना। सिमिलर तरीके से जब आपके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में बात होती है तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? n(n-1)/2, ठीक है। n की जगह पर यहाँ पर 3 पुट कर दीजिए, 3 × 3 - 1 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपको मिलेगा 3। अब किसी को कोई डाउट? याद रखोगे इस बात को, ये अभी तक गेट में नहीं पूछा गया है बट इस टाइप के क्वेश्चंस गेट में पूछे जा सकते हैं क्योंकि ऐसे मॉडल पे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ओके एवरीवन, आखिरी टॉपिक कर लें। ठीक है, आइए लास्ट टॉपिक अब कंप्लीट करते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो आपका होता है, ऐसा नहीं है लास्ट टाइप का मैट्रिक्स है। इसके बाद आपके कौन कौन से बचते हैं? यूनिटरी बचता है, हर्मिशियन बचता है, स्क्यू हर्मिशियन बचता है, और आपका आइडेम्पोटेंट हो गया, निल पोटेंट हो गया, इन्वोल्यूटरी हो गया। वो जनरली हम लोग आइगन वैल्यू के टाइम पे पढ़ते हैं क्योंकि साथ में आइगन वैल्यू भी निपटा देते हैं, एक सर्कल पे बना के सबको डिनोट भी कर लेते हैं तो वहीं पे याद हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अननेसेसरली उसको इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। आइए बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसकी सिंपल से डिमांड होती है कि सपोज अगर मैंने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और वो ए इनवर्स के बराबर आ गया तो हम इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोल देंगे, बात खत्म। कभी कभी इसको ऐसा भी बोला जाता है कि अगर किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को मैं मल्टीप्लाई करूं और अगर वो आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा तो मैट्रिक्स मेरा ऑर्थोगोनल कहलाएगा। सिंपल सी बात है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के डेफिनेशन में मुझे लगता है हमें कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ए ट्रांसपोज ए इनवर्स के बराबर होना चाहिए, और ए इंटू ए ट्रांसपोज हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। ओके ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सिखाता हूँ। जैसे मान लो सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स मेंशन कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, A1 A2 B1 B2, सपोज ऐसा दिया गया है और बोला जा रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है? सपोज ये आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आप देख सकते हो? सबसे पहली चीज़ तो आप में से बहुत सारे लोग बोल सकते हैं यही कि सर हम
ए इंटू ए ट्रांसपोज को आई के बराबर पुट कर देंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। जब भी आप ए इंटू ए ट्रांसपोज को आई के बराबर पुट करोगे ना, कुछ ऐसे कंक्लूजन्स हैं जिनको आप खुद भी नोटिस कर सकते हो। जैसे सपोज अगर मैं इसकी पहली रो को देखूं, तो पहली रो में मुझे दिख रहा है ए वन और ए टू, तो यहाँ पर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। सेकेंड रो को अगर मैं उठाऊं, तो मुझे यहाँ से दिखेगा बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी हमेशा मुझे क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। बट एट द सेम टाइम अगर मैं इनर प्रोडक्ट लूँ, ए वन डॉट बी वन प्लस ए टू डॉट बी टू, ये मुझे हमेशा 0 मिलेगा। ए वन डॉट बी वन प्लस ए टू डॉट बी टू, ये 0 मिलेगा। मज़े की बात यह है कि ये तीनों कंडीशंस साइमल्टेनियसली ट्रू होनी चाहिए। इनमें से कोई एक ट्रू होगा तो काम नहीं बनेगा, तीनों इकट्ठे हमारे ट्रू होने चाहिए। ठीक है, तो 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 शुड बी ट्रू साइमल्टेनियसली। ठीक है, दे मस्ट बी ट्रू साइमल्टेनियसली। याद रखोगे इस बात को, ये तो है ही है भाई, है ना, ए इंटू ए ट्रांसपोज से ही ये निकाला गया है। ऐसा नहीं कि ये कोई अलग सी प्रॉपर्टी है या मैंने अलग से बता दिया। ए इंटू ए ट्रांसपोज करोगे अपने आप ये प्रॉपर्टी आ जाएगी, बट बेटर है कि हम हमेशा खुद डायरेक्टली याद रखें, है ना। एक रो पकड़ ले, सारी एलिमेंट्स का स्क्वायर इक्वल टू 1, सेकंड रो पकड़ ले, सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर इक्वल टू 1, थर्ड पकड़ ले, सारे एलिमेंट का स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा कर ले। और डॉट प्रोडक्ट, इसको इनर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, किन्हीं भी दो रो का इनर प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर होना चाहिए, एंड दिस मस्ट बी साइमल्टेनियसली ट्रू, साइमल्टेनियसली ट्रू। ठीक है, 3x3 में करोगे आप लोग खुद से, क्या बनेगी सिचुएशन, इसको नोट कर लो, कर लो नोट भाई साहब इसको जल्दी। चलो परफेक्ट, 3x3 में बताओ क्या होना चाहिए। 3x3 में मैं आपको देता हूँ, ठीक है, डेटा मैं आपको देता हूँ 3x3 का। ये लो, ये हो गया आपका मैट्रिक्स ए, ठीक है, ये हो गया A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, 3x3 का मैट्रिक्स। ऑब्वियसली पहला जो कंक्लूजन है वो तो मैं खुद ही आपके लिए लिख देता हूँ कि जो आपका A होगा और इंटू ए ट्रांसपोज ये हमेशा I के बराबर होगा। आप ऐसा भी लिख सकते थे, A ट्रांसपोज इंटू ए आई के बराबर होगा, दोनों में से आप कुछ भी लिख लो। ठीक है, सेकेंड वाला बताओ क्या होना चाहिए। चलो आप लोग एक बार खुद से लिख लो, उसके बाद मैं लिख देता हूँ। हर एक रो का आप पहले स्क्वायर करके, ठीक है, इक्वल टू 1 करो, फिर इनर प्रोडक्ट। तो टोटल 6 कंडीशंस यहाँ से आप सभी लोगों को बनानी चाहिए। ठीक है, ओवरऑल 6 कंडीशंस यू मस्ट मेक। बन गया, चलो मैं लिखना शुरू करता हूँ, आप लोग बताएंगे। सबसे पहला A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इक्वल टू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर इक्वल टू C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू 1। फिर दो दो रोज का इनर प्रोडक्ट, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 बराबर A1 C1 A2 C2 A3 C3 बराबर B1 C1 B2 C2 B3 C3 बराबर 0। तो भाई साहब ये जो 6 कंडीशन है ये आपकी इकट्ठे ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, साइमल्टेनियसली दीज 6 कंडीशंस मस्ट बी ट्रू। अगर ऐसा होता है तो आप बोल सकते हो कि हाँ भाई ये जो मैट्रिसेस हैं ये हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो ये 2x2 में ये कंडीशंस लिखी है, वेरीफाई करके चैट बॉक्स में एक बार डन कर दो। 1 2 3 का इंटरसेक्शन भी लिखा हुआ है, फिर मैं आपको 3x3 वाला भी शो कर देता हूँ। ठीक है, डन कर लीजिए एक बार। और इसी के साथ साथ मैट्रिक्स अपना खत्म हो गया। कल से मैट्रिक्स का जो बेसिक डिस्कशन था वो खत्म हो जाएगा। कल से रैंक की कैलकुलेशन शुरू करेंगे। ठीक है, तो रैंक पढ़ने में बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है रैंक वाला। डन। नेक्स्ट ये चेक करो, 3 वाले में
A1 A2 A3 ये पूरा चेक कर लो, कहीं पे कुछ मिसप्रिंट है तो बताओ। ठीक है, कोई भी मिसप्रिंट कहीं पे दिखे तो बताओ, उसको सही करते हैं। बट ये दोनों हमें साइमल्टेनियसली ट्रू चाहिए। नहीं देखो, कभी चेक करने वाला क्वेश्चन आएगा ना, अगर मान लो पूछता ऑप्शन में कि इनमें से कौन सा हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो सिंपल सा काम क्या करेंगे, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई वाला, समझे। बिल्कुल, कॉलम वाला भी हो सकता है अगर आप ए ट्रांसपोज इंटू आई कर लें, है ना। अगर आप ए ट्रांसपोज इंटू ए को आई के बराबर करें तो कॉलम में भी आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई करोगे तो आप ऐसा भी लिख सकते थे, ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इक्वल टू 1, ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर इक्वल टू 1, ए थ्री स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर प्लस सी थ्री स्क्वायर इक्वल टू 1, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, ए टू ए थ्री बी टू बी थ्री सी टू सी थ्री, ए वन ए थ्री बी वन बी थ्री सी वन सी थ्री, ऐसा कर सकते हैं। बट दोनों में से कोई एक ही याद रखो, रिजल्ट दोनों से सेम ही मिलेगा, समझे मेरी बात को। स्क्यू सिमेट्रिक का जनरल फॉर्मूला बताया अभी आपको, एन एन माइनस वन बाई टू, ठीक है। हाँ, प्रीवियस स्लाइड में क्या गलती है ज़रा बताना, क्या मिस्टेक प्रीवियस स्लाइड में आपको लग रही है। ए वन बी वन होना चाहिए था, यही तो मैं बोल रहा था आप लोगों को, चेक करो। ठीक है, परफेक्ट। हर्मिशियन आइडेम्पोटेंट वगैरह आपको बताऊंगा जब आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे उसका ज़्यादा सेंस बनता है, वहाँ पे उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, अभी के लिए इतना ही। चलो, ये आज का आखिरी सवाल, उम्मीद है कि आप निराश नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स एम दे रखी है, बोल रखा है कि एम ट्रांसपोज जो है वो एम इनवर्स के बराबर है, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करिए। सबसे पहली चीज़ मुझे बताइए, इस क्वेश्चन में आप सभी लोगों को उसने क्या कंडीशन दे रखी है, पहले तो ये बताइए। अगर वो बोल रहा है इस मैट्रिक्स एम का ट्रांसपोज इसके इन्वर्स के बराबर है, एक्स की वैल्यू निकालिए, तो आपको क्या लगता है कि जाने अनजाने में उसने आपको क्या हिंट देने की कोशिश करी हुई है। बहुत ही बढ़िया, वो बोल रहा है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है भाई, बाकी तुम समझो, है ना। हाँ, वो मैक्सिमम वर्ड आप लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम उतने ही एलिमेंट्स हमको पता होने चाहिए। तो नॉन ट्रिवियल वाले में आप मैक्सिमम वर्ड लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आपने ऐसा बोला कि सर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन हमको मेंशन कर दी है इसने, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन इसने हमको मेंशन कर दी है, ठीक है। मैं भी मानता हूँ कि इसने हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन मेंशन करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, अब मेरे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि मैं बेसिक ऑब्जर्वेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, बेसिक ऑब्जर्वेशन इन द सेंस कि मैं ये सोचूं कि यार इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो वन होना ही होना है ना, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर वन कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 9/25 शुड बी इक्वल टू 0। समझ गए ना मैंने क्या बोला, ये देखो 9 स्क्वायर बाई 25, 16 स्क्वायर बाई 25, तो इसका समीशन तो वैसे ही वन मिल रहा है मुझे, तो सेकेंड वाले का सेकेंड वाले को मैंने वन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू वन, इक्वल टू वन, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर मुझे दिख रहा है 16/25, है ना। यानी कि यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू दिख जा रही है +/4/5, है ना, ऐसा ही है। जो फर्स्ट कंडीशन है जिसमें कि मैं ये बोल रहा हूँ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर शुड बी वन, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर शुड बी वन, ये तो मिल गया। बट ये कंडीशन के साथ साथ एक कंडीशन और भी तो ट्रू होनी चाहिए, हमें तो तीन कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती हुई नजर आनी चाहिए थी, है ना। पहली कंडीशन थी हमारी 9/25 प्लस 16/25 इक्वल टू 1, ये तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड है, ये हमारी सेकेंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन के मुताबिक मुझे ये भी तो साबित करना है कि 3/5 इंटू एक्स प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाई 12/25 शुड बी इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू मिल जाती माइनस का 4/5 विच इज़ द थर्ड कंडीशन। तो हमें तो 1 2 3 का इंटरसेक्शन चाहिए था ना, तो अगर मैं 1 2 3 का इंटरसेक्शन लूँ तो आप मुझे बताएंगे कि x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जो यहाँ से सेटिस्फाई होती हुई नज़र आ रही है, तो आप बोलेंगे सर -4/5। तो जब भी आप ये कंडीशन लगाएं तो कभी भी एक सिंगल कंडीशन से आंसर कैलकुलेट नहीं करा जाता है, आपको कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3 का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, उसके बाद आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक दूसरा मेथड इसका बता दूं आप लोगों को, आइए एक दूसरी कंडीशन आपको बता देता हूं, कोई नोट कर रहा है तो कर लो भाई, फिर सेकेंड मेथड देखते हैं इसका।
डन है। चलो सेकेंड मेथड पे आते हैं। सेकेंड मेथड, मेथड टू। मेथड टू में जनरली हम क्या करते हैं, अगर हम ये आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं कि यार यहाँ पर इसने मेंशन कर रखा है एम ट्रांसपोज इक्वल टू एम इनवर्स, दोनों साइड एम से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, चाहे पोस्ट चाहे प्री, तो एम इंटू एम ट्रांसपोज आई के बराबर आना चाहिए था। तो यहाँ से भी आप लगा सकते थे, ये आपका एम था, एम क्वेश्चन में दे रखा था 3/5, 4/5, एक्स 3/5, ठीक है। इसका ट्रांसपोज अगर आप कैलकुलेट करते तो ये मिलता 3/5 एक्स 4/5 3/5, ठीक है, इक्वल टू I100 है ना। आप कंपेयर करके यहाँ से भी आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे, यहाँ से भी x की वैल्यू आपको माइनस का 4/5 ही देखने को मिलती, ठीक है। तो कुछ समझ में आया आपको बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस? तो देखो बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस में ना कुछ बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं जिनसे कि आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लग जाएंगे। कुछ यहाँ पे ना बड़े एडवांस क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो वो एडवांस क्वेश्चंस की भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे डीपीपी सेशंस में, ठीक है। तो ये सेशंस में आप अच्छी तरीके से सीखो, यहाँ पे सारे क्वेश्चन सब कुछ बहुत डिटेल में आपको डिस्कस करवा दिया। अब कल का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रैंक की कैलकुलेशन। कल की क्लास कोई भी किसी भी कीमत में मिस नहीं कर सकता, क्योंकि रैंक एक बार अगर छूटा तो फिर वो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर तक आपको प्रॉब्लम करेगा, ठीक है ना। तो वो दिक्कत आपको हमेशा आती रहेगी। बाकी आज शाम को 8 बजे आप सभी लोगों के लिए डिटेल्ड अनाउंसमेंट है कि कैसे हम लोगों का स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, उसमें क्या क्या डिटेल्स